ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ का एक और दौर। रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित क्वेश्चंस का हम देखेंगे इजी एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि हम अपने पहले क्वेश्चन को आज के इस वीडियो के करें, आइए जान लेते हैं कुछ जानकारियाँ जिनको हमें जानने की ज़रूरत है ताकि हम एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए, जब रिएक्शन कोई होती है तब एक काइनेटिक प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं और एक बनने के चांसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट के। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, काइनेटिक यानी ये रेट ऑफ द रिएक्शंस या फास्टनेस, कौन सा रिएक्शन तेज़ी से होगा और उस रिएक्शन से जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा उसको काइनेटिक प्रोडक्ट के नाम से हम पुकारते हैं। ऐसा कब होता है वो देख लेते हैं। और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है और ये थोड़ा लेट बनता है, फास्ट नहीं होता है। लेकिन ये कब बनता है? ये तब बनता है जब जो प्रोडक्ट बने उसका उसका स्थायित्व, उसके बंध ज़्यादा स्टेबल हों, तो ऐसे प्रोडक्ट को थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों कि एक ही प्रकार का जो सबस्ट्रेट है दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट देता है? देखिए, ये जो कारण है वो उनके एक्टिवेशन एनर्जी का है। हर मॉलिक्यूल किसी एक ट्रांजिशन स्टेट को प्राप्त करता है और उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लेस, अगर वो कोई एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कम है, तो ये जो रिएक्टेंट है उस सक्रियण ऊर्जाकारी ऊर्जा को जल्दी प्राप्त कर लेता है, उस ट्रांजिशन स्टेट को जल्दी बना लेता है और उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी फास्ट बनता है। अक्सर जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम होती है। उसके बॉर्न एनर्जीज उतने स्टेबल नहीं होते, इतने ज़्यादा नहीं होते जितने कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट के होते हैं। तो देखिए, ये है काइनेटिक प्रोडक्ट। ये उससे मिला जिससे एक्टिवेशन एनर्जी जिस ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट की जो ट्रांजिशन स्टेट है या इंटरमीडिएट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। यानी उस जो स्टेट, अनस्टेबल स्पीशीज़ जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिले, उसकी सक्रियण ऊर्जा कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है। इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ हाई, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेन दैट ट्रांजिशन स्टेट। अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इस ट्रांजिशन स्टेट को प्राप्त करने में मुश्किल होती है, रिएक्शन हो जाता है स्लो, लेकिन धीरे से ये रिएक्शन होने के बावजूद भी एक प्रोडक्ट बनता है जिसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी यानी ओवरऑल वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा, इसमें कोई ना कोई अनस्टेबिलिटी होगी। एक और चीज़ है कि जो काइनेटिक प्रोडक्ट है वो ऐसे कंडीशंस में रिवर्सिबल होता है। थोड़ा हीट देते हैं या गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में या लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग में भी कई बार रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल काइनेटिक रिएक्शन रिवर्सिबल होने के कारण भी थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट से प्राप्त होने लगता है। तो इसमें जो खास बात है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फास्ट वो रिएक्शन होगी जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लेस होगी, लोअर होगी, जल्दी अटेन कर ली जाएगी, जल्दी प्राप्त कर ली जाएगी और उससे जो प्रोडक्ट फास्ट प्राप्त होगा वो है काइनेटिक प्रोडक्ट। जो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है वो धीरे से अपने इस ट्रांजिशन स्टेट को प्राप्त करेगा और फिर वो प्रोडक्ट बनाएगा विच इज़ मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली। तो ये चीज़ हमको जाननी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ई एंड एफ इन द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड सजेस्ट अ सूटेबल रीज़न फॉर देयर फॉर्मेशन। ये नैफ्थलीन दिया हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों साइड में, यानी रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं, सबस्ट्रेट में कोई चेंज नहीं। टेम्परेचर कंडीशंस देखिए दोनों के अलग अलग हैं। एक में 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लो टेम्परेचर, यानी काइनेटिक प्रोडक्ट यहाँ प्राप्त होगा जो कि ये रहा। और यहाँ टेम्परेचर हाई किया हुआ है, 160 डिग्री टेम्परेचर है या 165, यानी हमको इससे मिलेगा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक प्रोडक्ट है वो 1 पे सल्फोनिक एसिड और यहाँ पर 2 पे सब्स्टिट्यूशन नैफ्थलीन पर हुआ है हाई टेम्परेचर पर। ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है और ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ये फास्ट बना है लेकिन कम स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो 1 पे जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ के जो हाइड्रोजन है
उससे ये स्टेरिक हिंडरेंस इसका होता है। इसके अलावा ये जो रिंग है उसके ये काफ़ी पास है, इसलिए सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्योंकि बड़ा ग्रुप है इसका यहाँ इस एरिया में स्टेरिक हिंडरेंस होता है। यहाँ देखिए जो SO3H ग्रुप है वो रिंग से दूर हटकर है, इसके कंपैरिजन में यहाँ दूरी ज़्यादा है। इसकी आसपास के जो हाइड्रोजन या कार्बन के साथ उतना हिंडरेंस नहीं है जितना कि यहाँ स्टेरिक हिंडरेंस हाई था, यहाँ स्टेरिक हिंडरेंस लो है। तो उसका मतलब ये है कि दिस इज़ मोर स्टेबल, लेकिन ये बना है स्लो बना है। तो इसका जो कारण है वो इसके ट्रांजिशन स्टेट या सक्रियण ऊर्जा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में है। और हम देखेंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट बना है या मध्यवर्ती बना है, इंटरमीडिएट बना है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। जिसकी इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी या एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, तो वो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी से प्रोडक्ट दे देगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। ये देखिए कारण पूछा गया है। कारण में ये था कि जो वन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो उसका स्टेरिक हिंडरेंस होगा, इसलिए वो कम स्टेबल होगा। जो टू सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है उसका स्टेरिक हिंडरेंस कम होगा, ये आराम से बनेगा। इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ये ज़्यादा मात्रा में बनना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर ये काइनेटिक प्रोडक्ट है तो ये जल्दी बन जाता है, और इसको अगर टाइम देंगे, ये क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, थोड़े समय में ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंडरेंस है, इसमें स्टेरिक हिंडरेंस कम है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है और ये काइनेटिक प्रोडक्ट है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा क्यों बनता है, ये ज़्यादा जल्दी क्यों बन जाता है? जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होगा। आइए देखते हैं किस तरह से इनका हम ये देख लें। नैफ्थलीन से स्टार्ट हुए हैं और सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है यहाँ पर 1 पर, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है यहाँ पर 2 पर। जो ये डबल बॉन्ड था उसका एक सिरे में एक बार एडिशन हुआ है, दूसरे सिरे में दूसरी बार एडिशन हुआ है। यहाँ 2 एरेनियम आयन बना है, यहाँ पर 1 एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बना है। आप अगर इस एरेनियम आयन को देखें, इसको देखें और इसको देखें, तो इसमें जो मेजर अंतर है वो कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है और ये जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर जो ये प्लस चार्ज है इसके इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है और फिर इधर एक और सिंगल बॉन्ड है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इसको डिलोकलाइज या विस्थापित करने में मदद नहीं करता। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इस तरफ इस साइड में एक डबल बॉन्ड है तो क्यों ना इसका डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से हो जाए और ये प्लस चार्ज इस पूरे रिंग में घूम जाए। देखिए इस तरह से तो ये वाला जो प्लस चार्ज है वो भी ये जो प्लस चार्ज है वो भी इस रिंग में पूरा डिलोकलाइज हो सकता है। लेकिन हमको ये मालूम है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस पॉजिटिव चार्ज के इस रिंग में डिलोकलाइज होने पर या इस पॉजिटिव चार्ज के इस रिंग में डिलोकलाइज होने पर इन दोनों रिंग्स की जो एरोमेटिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो डिलोकलाइजेशन उतना फ्रूटफुल या उतना फलदायक या उतना स्टेबलाइजिंग नहीं होगा इन पॉजिटिव चार्ज को, एरेनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में। अगर ये बात है तो उसका मतलब कि ये जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है जो संभव है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसका सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में है, तो इससे तो इस आयन का डिलोकलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन होगा क्योंकि इसके बाद 2 सिंगल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के द्वारा इसका डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। डिलोकलाइजेशन होगा, डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। डिलोकलाइजेशन होगा तो स्टेबिलिटी जो है ये स्टेबल ज़्यादा होगा, ये लेस स्टेबल होगा। तो ये लेस स्टेबल होगा तो कम बनेगा या नहीं बनेगा।
और यही वजह है कि जैसे ही ये इंटरमीडिएट नंबर 1 पोजीशन पे अटैक होने पर बनता है 1 आयन, ये जल्दी से 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड उत्पाद के रूप में जल्दी से देता है, क्योंकि इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी स्टेरिक इंडरेंस की वजह से स्टेबिलिटी इसकी कम है। इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने के कारण ये वापस मुड़ के 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड भी दे देता है। तो ये इसका कारण था। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पैरायोडिक ऑक्सीडेशन या फिर पर आयोडेट ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम और एक और भी फेमस है, दैट इज़ मैलाप्रेट रिएक्शन या मैलाप्रेट ऑक्सीडेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर पर आयोडेट सॉल्ट के द्वारा इस ऑक्सीडेशन को किया जाता है। इसके लिए एडजेसेंट डायोल्स यानी 1 और 2 यानी निकटवर्ती या नेबरिंग कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अगर लगे हुए हों और ये CC सिंगल बॉन्ड हो, देखिए यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, इसमें R1 R2, इसमें R3 R4, इसके अलावा यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। सो नेबरिंग कार्बन पर अगर इस तरह से OH ग्रुप्स लगे हुए हों तो पर आयोडिक जो एसिड ऑक्सीडेशन है उसके द्वारा आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का आयोडीन के साथ बॉन्ड बना, और ये जो हाइड्रोजन है उसके साथ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है। तो ये रहा OH और ये आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड। उसी तरह से ये वाला आयोडीन भी ये वाला ऑक्सीजन भी इस आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये जो OH का H है वो इस वाले पैरायोडिक एसिड के ऑक्सीजन से इसी तरह से OH बॉन्ड बना लेता है, और हमको इस तरह का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलता है जो वाटर के प्रेजेंस में इस तरह से टूटता है। बॉन्ड्स ये इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं कि जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ये टूट जाता है अल्टीमेटली, और ये जो ऑक्सीजन ने आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो भी ब्रेक हो रहे हैं, और हमको अल्टीमेटली इस बॉन्ड को तोड़ के इन OH की जगह है डबल बॉन्ड O लगाकर प्रोडक्ट हमको इस तरह से मिल जाता है। अगर आप देखें तो ये रहा कार्बन, ये वाला कार्बन, इसमें 2 ग्रुप्स थे R1 R2, ये रहा, यहाँ OH था उसकी जगह डबल बॉन्ड O लग गया है, और कार्बन कार्बन के बीच में अब कोई बॉन्ड नहीं है। तो जब हम पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन लिखते हैं तो CC बॉन्ड को तोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH की जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। बॉन्ड वहीं से टूटता है जहाँ पर कार्बन और कार्बन दोनों ऐसे कार्बन जुड़े हुए हों जिनके साथ एक एक OH ग्रुप हो। तो ये मेन इस ऑक्सीडेशन की बात है। इसको हम किस प्रकार से, अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर 2 ग्रुप्स 2 OH ग्रुप्स निकटवर्ती कार्बन पे हैं तो हमने अभी देखा कि ये रहा एक ग्रुप, ये लिखा हमने, ये OH है, और हम देख सकते हैं ये भी OH है, दिस इज़ 2 OH हैं। तो हम क्या करते हैं कि बीच में से एक जो बॉन्ड टूट रहा है कार्बन कार्बन जिसमें 2 OH हैं उसके बीच में एक लाइन लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने पिंक लाइन लगाई हुई है। और जो OH या H है यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है और वहाँ पर एक जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने OH हम लिख देते हैं, और उसमें से फिर हम वाटर हटा देते हैं, और इस बॉन्ड को तोड़ना है इसलिए ये लाइन लगाई हुई है। तो यहाँ से भी वाटर निकाला, जो बचा है दैट इज़ द प्रोडक्ट। ये बॉन्ड टूटा है, टूटने का लाइन लगा दिया है, तो क्या बचा है CO और H बचा है। तो ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये H। इसी तरह से इधर की तरफ में से भी CO और H बचा है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H यानी एल्डिहाइड के 2 फ्रैक्शंस हमको मिलेंगे। यहाँ एक और एग्जांपल है, अगर 3 OH हों एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, और तीनों पे OH 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 हो नेबरिंग पे, तो जितने जहाँ जहाँ से बॉन्ड टूटते हैं वहाँ हम पिंक लाइन या कोई भी डॉटेड लाइन लगा देते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ लगाया था। और उसके बाद फिर हम जितने बॉन्ड टूट रहे हैं, किसी एक कार्बन के कितने बॉन्ड टूट रहे हैं उतने OH उसको हम देते हैं। देखिए, इस कार्बन के लिए आप देख सकते हैं कि एक इस कार्बन के लिए एक ही बॉन्ड टूट रहा है एक साइड से, तो उसको एक OH हमने यहाँ लगाया और वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से हमने निकाला। तो क्या बचा, ये बॉन्ड टूट गया, क्या बचा हमारे पास, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो उसको डबल बॉन्ड O करके यहाँ पर हमने लिख दिया।
ये जो कार्बन है बीच वाला, इसके इधर से भी बॉन्ड टूटा है, यहाँ से भी बॉन्ड टूटा कि दोनों OH के साथ जुड़े हुए हैं। ये OH है इधर, ये OH है, तो दोनों साइड से बॉन्ड टूटेंगे। दोनों साइड से हमने पिंक लाइन लगा रखी है और जितने बॉन्ड टूटे हैं उतने OH। देखिए इस वाले कार्बन के लिए हमने एक ही OH और एक ही OH, दो OH हमने इसको दिए और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो हमने इसमें से वाटर मॉलिक्यूल H2O निकाल दिया। बचा क्या? एक H, एक C, एक O, दूसरा O और H। तो HCOOH बचा है। तो ये इस तरीके से हम जब शॉर्टकट में काम करते हैं पर आयोडेट ऑक्सीडेशन का, इस तरह से हम निकाल के रख लेते हैं। इस वाले कार्बन के लिए एक तरफ से ही बॉन्ड टूटा है तो एक OH लगाएंगे और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, तो बचा उसके पास हाइड्रोजन, इसके पास ऑक्सीजन और उसके पास एक बॉन्ड साइड में। तो ये रहा एक बॉन्ड साइड में और जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड, ताकि सारे बॉन्ड सेटिस्फाई हों, इसीलिए डबल बॉन्ड O इधर से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से पर आयोडेट ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं जब हमें शॉर्टकट में निकालना हो, और मैकेनिज़्म हमने इससे पहले देखी है। ये पर आयोडेट ऑक्सीडेशन 1,2 ग्लाइकॉल्स या पॉली अल्कोहल्स या कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में इसके रिएक्शंस को पूछा जाता है। हमारे पास है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। दो रिएक्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और उनका हमने यहाँ पर मिथाइलेशन, ओ मिथाइलेशन एक में किया हुआ है और यहाँ ये भी देखिए ओ मिथाइलेशन किया हुआ है। तो 6 कार्बन है उसमें, हर एक दोनों में। और पर आयोडेट ऑक्सीडेशन का पूछा है और उसके बाद पूछा है एसिड हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा। पर आयोडेट ऑक्सीडेशन करने से जो निकटवर्ती जो नेबरिंग कार्बन एटम्स है जिनमें OH और OH जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड क्लीव होंगे या टूटेंगे, जैसा कि हमने देखा। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर हमने इन्हीं मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है और इसको वर्कआउट किया हुआ है। देखिए यहाँ सिर्फ ये दोनों हैं जो OH इन दोनों के साथ में जुड़े हुए हैं कार्बन के निकटवर्ती कार्बन पर। बाकी जो है ये OH इसके साथ वाले कार्बन पे OH नहीं है, यहाँ जो OH है उसके साथ वाले कार्बन पर यहाँ पर OH नहीं है। तो इसलिए ये और ये पर आयोडेट ऑक्सीडेशन से अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कार्बन पर OH और OH जुड़े हुए हैं। तो इनका जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो टूटेगा पर आयोडेट ऑक्सीडेशन के द्वारा। जैसे ही वो टूटा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O लग गया है और बाकी मॉलिक्यूल का हमने कोई टच नहीं किया है। जो सेकेंड रिएक्शन है वो पूछी है इन्होंने कि अगर इस पे H+ NH2 दैट इज़ एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाए तो क्या होगा। एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उस जो यहाँ पर बना हुआ था इन जगहों पे, उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसको ब्रेक कर देते हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह से होगा ये वाला। जैसे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसकी जगह लग जाएगा OH। और ये कार्बन है, ये इस एक साइड से इस ऑक्सीजन और एक दूसरी साइड से ये इस ग्लाइकोसाइडिक OH के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उसके पास लगेगा C डबल बॉन्ड O। तो हम इस मॉलिक्यूल को वाटर हाइड्रोलिसिस के द्वारा ब्रेक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और ये वाला जो फ्रैगमेंट है वो भी अलग होकर इसमें से निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर 654 नंबर है, यहाँ इनको दिस इज 6 5 4 3 2 एंड 1। तो इसको यहाँ पर भी वही मार्किंग कर रखी है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 करके। तो यहाँ पर अब एसिड हाइड्रोलिसिस से इधर और इधर में चेंज आएगा। ये वाला कार्बन क्योंकि दोनों O से बंधा हुआ है तो ये सेकेंड नंबर वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा। और ये जो फिफ्थ कार्बन है, क्योंकि एक साइड ऑक्सीजन से लगा हुआ है तो उसमें OH लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेंगे और यहाँ जो OCH3 था वो CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 मेंबर ड्रिंक से हमको ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली मिले। अब हम जो 6 मेंबर ड्रिंक का उसमें हमने लिया है 2 इक्विवेलेंस ऑफ HiO4। यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट था क्योंकि एक जगह से टूट रहा था तो एक ही पैराडिक एसिड मॉलिक्यूल का चाहिए था, ज़रूरत थी। यहाँ पर देखें आप इस मॉलिक्यूल को कि ये 1 2 3 ये 3 कार्बन ऐसे हैं जिन पे OH OH और OH लगे हुए हैं। तो ये बॉन्ड इस तरह से टूटेंगे दोनों तरफ से, हमको मालूम है। और हमको ये भी मालूम है कि जो COH दोनों तरफ से टूटता है तो उससे HCOOH यानी एसिड हमको मिलता है। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था। ये देखिए ये जो दोनों तरफ से
COH से जुड़ा हुआ है वो HCOOH बना था, इससे ये हमने देखा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि इससे तो बनेगा एसिटिक एसिड का फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल, और ये जो बाकी हिस्सा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ जो C और C बॉन्ड टूटेगा, ये OH इसमें जुड़ा हुआ है तो उसमें C डबल बॉन्ड O, और इधर के में भी बॉन्ड टूटने के बाद C डबल बॉन्ड O, और बाकी है इनके पास एक एक हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये जो फोर्थ कार्बन है और ये जो सेकंड कार्बन है एल्डिहाइडिक ग्रुप में निकल जाएंगे। थर्ड कार्बन जो है फॉर्मिक एसिड के तरह से निकल जाएगा। फिर एसिड हाइड्रोलिसिस से जो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, हम देख रहे हैं जो फिफ्थ कार्बन है एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो फिफ्थ कार्बन उस पर एक OH जुड़ेगा। ये चौथा कार्बन CHO फॉर्मल्डिहाइड में है, और जो सिक्स्थ कार्बन है वो CH2OH में है। जैसा है वैसा ही ये बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है वो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, यहाँ दोनों ऑक्सीजन से बंधा हुआ है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो ये जो है C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है मॉलिक्यूल OCH3 दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3OH। तो इसके पास बचेगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये आपको यहाँ पर भी CHO और यहाँ पर भी CHO, इस तरह से ये मॉलिक्यूल ये और ये तीन फ्रैगमेंट्स इसमें से निकलेंगे along with दिस फॉर्मिक एसिड। तो ये इनके प्रोडक्ट्स होंगे, और ये देखिए आप इसके प्रोडक्ट्स इस तरह से हमको प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ हमको पूछा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन इंडिकेटेड इन बोल्ड। तो ये डार्क से जो हाइड्रोजन हमको दिखाया हुआ है, इनकी एसिडिटी क्या है। देखिए, किसी भी एसिड की एसिडिटी कितनी ज़्यादा है वो डिपेंड करेगा कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कितना स्टेबल है। अगर कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो H+ आयन आसानी से निकल सकता है, उसका मतलब उसकी एसिडिटी ज़्यादा है। और अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो वह H+ के साथ वापस मिल जाएगा, और ऐसी स्थिति में एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए इन PQR के हम कॉन्जुगेट बेसिस जो हैं इस तरह से बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन्स को हटा दिया, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ये sp3 से sp2 में चेंज हो गया है, ये भी sp3 से यहाँ पर sp2 में चेंज हो गया है। एक हाइड्रोजन हटाया, और ये जो दूसरा बेंजीन रिंग था वो यहाँ पर लगा हुआ है। साथ में आप ये देख सकते हैं इस हाइड्रोजन को हटाया तो इसमें तीन जो है वो कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जो कि इन बेंजीन रिंग से ये बॉन्डेड है। अब आप देखते हैं कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। ये कॉन्जुगेट बेसिस हैं, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। यहाँ जो ये माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है क्योंकि H+ निकला है इस मॉलिक्यूल से, तो इस कार्बन पर जो माइनस चार्ज बना है, ये कॉन्जुगेट बेस की बात हम कर रहे हैं। ये जो माइनस चार्ज है इस रिंग और इस रिंग के कॉन्जुगेशन या संयुग्मन में है, तो यहाँ पर भी डिलोकलाइज होगा, यहाँ पर भी डिलोकलाइज होगा। हमें मालूम है चार्ज जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होता है उतना स्थायी होता है। सेकंड, इस वाले एग्जांपल में देखते हैं कि ये जो कार्बन है इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, और ये इसके और इसके संयुग्मन या कॉन्जुगेशन में है। देखिए इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, इस तरह से है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है इस Q से मिला हुआ कॉन्जुगेट बेस वो इन तीनों में आराम से डिलोकलाइज होगा। अब ये जो Q से मिला हुआ कॉन्जुगेट बेस है और R से मिला हुआ कॉन्जुगेट बेस है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि ये नेगेटिव चार्ज, ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वह 1 2 3 बेंजीन रिंग के साथ, ये भी 1 2 एंड 3 बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये डिलोकलाइज इनमें यहाँ इसका चार्ज डिलोकलाइज हो सकता है। लेकिन इन दोनों में जो एक मेन डिफरेंस है, ये
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपने बॉन्ड एंगल को प्लानरिटी को मेंटेन कर सकता है, उसमें कोई स्ट्रेन नहीं है। लेकिन ये देखिए जो नॉर्मल sp2 हाइब्रिडाइज्ड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो ये मेंटेन करने में इसको स्ट्रेन आ रहा है, तनाव है इसके अंदर, तो ये उतना स्थायी नहीं होगा। 3 बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन होने के बावजूद भी इसमें स्ट्रेन या तनाव है, इसलिए ये कम स्टेबल होगा। यानी हाईएस्ट स्टेबिलिटी इसकी होगी जो कि Q से मिली है, यानी एसिडिटी Q की सबसे ज़्यादा होगी। इन को हम ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ जो ऑप्शन नंबर C है उसमें वो लिखा हुआ है कि Q की जो स्टेबिलिटी है वो हाई है। बस इतना सा हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी R और P का हमें फाइंड आउट नहीं करना। हालांकि हमको मालूम है कि R जो है ये इसकी स्टेबिलिटी इसकी कम बाद में होगी और P की सबसे कम होगी, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 बेंजीन रिंग हैं डीलोकलाइजेशन के लिए। तो एक का स्टेबिलिटी निकालते ही आंसर से मैच करें, बाकियों को देखने की अपने को ज़रूरत नहीं है। वी कैन रीच द आंसर वेरी इजीली। So that was all for today. Thank you for being with me.